हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे वो कौन था का पार्ट 8। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एक दिन जगमोहन के फ़ोन पर बेल जाने लगी। पता चला फ़ोन मधुराव नाम के व्यक्ति के पास है। उससे मिला तो उसने अपने भाई बाजीराव का नाम लिया, जो कि शंकर पावड़े के लिए काम करता था। और उसने बताया बाजीराव साथी के तौर पर गुलशन नाम के व्यक्ति के साथ था। गुलशन से मिला तो उसने शौकत का नाम ले लिया, जो कि पावड़े के लिए काम करता था। यानी कि मुझे भी जगमोहन की तरह शंकर पावड़े की तरफ धकेलने की कोशिश की गई। वो कौन है जो मेरा ध्यान पावड़े की तरफ कर रहा है? आखिर वो चाहता क्या है, करना क्या चाहता है? जो कहना है स्पष्ट तौर पर मुझे क्यों नहीं कह देता? इसका मतलब पावड़े ने तुमसे कई बातें छिपाई हैं। सोहनलाल बोला। पक्का तो नहीं, ये हम सोच रहे हैं। देवराज चौहान बोला। ये मामला जंजाल की तरफ बन गया है कि बीतते वक्त के साथ उलझता ही जा रहा है। जगमोहन का कुछ पता नहीं लग रहा। ये पता चल जाए कि नीरा की हत्या क्यों की गई तो इससे भी हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। पर यह बात बताएगा कौन? हो सकता है पावड़े ने सब कुछ झूठ बोला हो, इस मामले के पीछे वो ही हो। उसका झूठ पकड़ में तो आए। मुझे जगमोहन की चिंता है। मैं सिर्फ जगमोहन पेखले होटल, जो कि लिंकिंग रोड पर है, वहाँ का कर्मचारी जगमोहन को जानता है। जगमोहन कई बार वहाँ खाना खाने जाया करता था। मैं उसे पूछने वहाँ गया तो उसने बताया कई दिन पहले जगमोहन साहब यहाँ आए थे और किसी से उनकी मुलाकात भी फिक्स थी। वो किसी से मिले, 10 मिनट बातें की, वो व्यक्ति चला गया तो जगमोहन ने यहाँ खाना खाया और फिर वहाँ से चले गए। होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैंने उसे उस दिन की जगमोहन वाली फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए कल कहा था। आज दोपहर में उसने फ़ोन पर बताया कि फुटेज पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर ली है। उसकी ड्यूटी 10 बजे तक होती है। अभी 8 बजे हैं। चलना है? अभी चलो, देवराज चौहान बोला। मैं इस मामले में कोई भी देर नहीं करना चाहता। 5 मिनट बाद दोनों कार में बैठे लिंकिंग रोड की तरफ जा रहे थे। पावड़े को दोबारा चेक करना होगा। देवराज चौहान जेब से फ़ोन निकालता कह उठा। मैं भी अपना फुर्सत का वक्त पावड़े को चेक करने में लगाऊंगा, सोहनलाल ने कहा। पर सोचने की बात है कि अगर उसने तुमसे झूठ बोलना था तो तुमसे अकेला आकर क्यों मिला? शायद वो मुझे धोखे में रखकर अपनी पोजीशन क्लियर कर देना चाहता हो। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। अगर मुझे लगा कि पावड़े ने कुछ झूठ बोला है तो सच निकालने के लिए उसे उठा लाना पड़ेगा। जाने क्यों मुझे पावड़े गड़बड़ लगता है। देवराज चौहान ने जगमोहन का नंबर मिलाया, परंतु जगमोहन के फ़ोन का स्विच ऑफ आ रहा था। हमारे सामने सोहनलाल ने कहा, एक पार्टी वो है जिसके लिए जगमोहन 14 साल की लड़की को ढूंढ रहा था। हाँ, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि वो कौन था, देवराज चौहान बोला। दूसरी पार्टी शंकर पावड़े है। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। तीसरा वो जो चांदी के दांत वाला है, जिसके लोगों ने शौकत को मारा। सोहनलाल कार ड्राइव करता कह उठा। अब सोचना ये है कि जिसने शाम को तुम पर गोली चलाई वो कौन था? मेरे ख्याल से वो चांदी के दांत वाले के आदमी होंगे। इस हिसाब से मैदान में 3 पार्टियां हैं। जगमोहन पहली पार्टी को छोड़कर बाकी 2 के हाथों में फंसा होगा। चांदी के दांत वाला नहीं चाहता कि मैं जगमोहन की तलाश करूं। वो मुझे रोकना चाहता है, पर क्यों रोकना चाहता है यही तो समझ में नहीं आ रहा। वो पेशेवर हत्यारे जैसा है। ऐसे लोग किसी के लिए काम करते हैं। वो किसका आदमी हो सकता है? पता नहीं। इसका मतलब इस मामले में कोई चौथी पार्टी भी है, सोहनलाल ने कहा, और ये पार्टी ज़्यादा खतरनाक है। वो कैसे? तुम पावड़े से मिले, कई घंटे साथ रहे। जब पावड़े से अलग हुए तो तुम पर फायर किया गया, तुम्हारी जान लेने की चेष्टा की गई। ये हरकतें चौथी पार्टी की हो सकती हैं। इसका मतलब वो लोग तुम पर और पावड़े पर नज़र रखे थे, जबकि मैं तब तुम लोगों के पीछे था और मुझे नहीं दिखे। सोहनलाल गंभीर था। अगर इस तरह सोचा जाए तो इस वक्त भी हम पर नज़र रखी जा रही है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं। शाम हो रही थी, अंधेरा फैलने में अभी कुछ वक्त था। देवराज चौहान की निगाह कार के आसपास सड़क पर दौड़ते वाहनों पर जाने लगी।
परंतु इस तरह जान पाना कठिन था कि कोई पीछा कर रहा है या नहीं। हम खतरे में हो सकते हैं, सोहनलाल ने कहा। मुझे यहीं उतार दो, देवराज चौहान बोला। तुम जाकर पेन ड्राइव ले आओ, मैं बंगले पर मिलूँगा। इस तरह उतरने का फ़ायदा क्या? एक तो तुम खतरे में नहीं पड़ोगे, दूसरे अगर हमारा पीछा किया जा रहा हो तो पीछे आने वाले उलझन में पड़ जाएंगे कि वो किसके पीछे जाएं, तुम्हारे या मेरे। हमें सावधानी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि हम दुश्मन का चेहरा नहीं जानते। ठीक है, मैं पेन ड्राइव लेकर बंगले पर आता हूँ। सोहनलाल ने कार सड़क के किनारे रोकी। देवराज चौहान उतरा तो वो कार को आगे लेता चला गया। देवराज चौहान ने सोहनलाल की कार को जाते देखा, फिर भरपूर निगाह सड़क पर जाते ट्रैफिक पर मारी। सब ठीक दिखा उसे, परंतु वो सतर्क था। सिगरेट सुलगाई और सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। इस बीच वो कई बार पीछे देख चुका था कि कोई खाली टैक्सी मिल जाए। अभी आगे बढ़ते 2 मिनट ही बीते थे कि कानों में मोटरसाइकिल की मध्यम सी आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान फौरन घूमा कि ठिठक गया। मात्र 3 कदमों के फासले पर वो मोटरसाइकिल थी। धीमी थी, उस पर 2 हेलमेटधारी बैठे हुए थे। पीछे वाले के हाथ में रिवॉल्वर देखी, जो कि उस पर फायर करने जा रहा था। नाल पर साइलेंसर चढ़ा था। उसी पल देवराज चौहान ने मोटरसाइकिल पर छलांग लगा दी। हल्की आवाज़ के साथ फायर हुआ, परंतु देवराज चौहान के छलांग लगाने की वजह से निशाना चूक गया। गोली नहीं लगी, लेकिन देवराज चौहान मोटरसाइकिल को नहीं पकड़ सका। मोटरसाइकिल का ड्राइवर फुर्तीला निकला। देवराज चौहान को छलांग लगाते देखकर उसने उसी पल रेस दे दी। मोटरसाइकिल भाग निकली। देवराज चौहान उस जगह पर गिरते गिरते बचा जहां मोटरसाइकिल थी। संभलकर मोटरसाइकिल की तरफ देखा, वो बहुत आगे दिखी, जो कि तेजी से भाग रही थी। सतर्कता की वजह से देवराज चौहान की जान बच गई थी। देवराज चौहान वहीं खड़ा टैक्सी का इंतजार करने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि दूर चले जाने के बाद भी पुनः उसका पीछा कैसे शुरू हो जाता है। इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग उस पर नज़र रखे हैं। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। पैनी निगाह हर तरफ घूमने लगी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो उस पर नज़र रखता हो सकता हो। तभी खाली टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठा, ड्राइवर को बताया कि कहाँ जाना है। फिर फ़ोन निकालकर सोहनलाल को फ़ोन किया। सतर्क रहना, मुझ पर मोटरसाइकिल वालों ने फिर से हमला किया है, देवराज चौहान बोला। ओह, गोली लगी तो नहीं? नहीं, अब वो तुम्हें शूट करने के लिए तेजी दिखा रहे हैं, उधर से सोहनलाल बोला। स्पष्ट है कि वो तुम्हें हर हाल में रोकना चाहते हैं कि तुम जगमोहन के बारे में छानबीन ना कर सको। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जगमोहन की छानबीन में ऐसा क्या राज छिपा है जो वो लोग मुझे शूट कर देना चाहते हैं। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। कुछ तो होगा जो कोई तुम्हें मार देना चाहता है। तुम्हें अपना ख्याल रखना, वो तुम पर भी वार कर सकते हैं, देवराज चौहान बोला। ये लोग जो भी हैं हम पर नज़र रख रहे हैं, शायद तुम पर भी नज़र रख रहे हों। मेरे ख्याल में उनकी दिलचस्पी सिर्फ तुम में है। उन्हें पता होगा कि तुम ज़रूरी व्यक्ति हो। तुम्हें शूट कर दिया गया तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा या मेरे पास करने को कुछ नहीं होगा। सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। मेरे पर गोली चलाने के उनके पास मौके ही मौके हैं, पर मुझे कुछ भी नहीं कहा जा रहा। वो तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें रोकना चाहते हैं। इसका मतलब जगमोहन भी शायद सलामत न हो। देवराज चौहान के होठ पिच गए। ये सारा खेल शंकर पावड़े का हो सकता है, जो कि हमारी नज़रों में शरीफ बनने की चेष्टा कर रहा है। आज की तारीख में पावड़े के पास ताकत है। वो इतना भी कमज़ोर नहीं है मेरे सामने कि मैं मिलने को कहूँ वो सिर झुकाए दौड़ा चला आए। इतना जल्दी किसी नतीजे पर पहुँचना ठीक नहीं होगा सोहनलाल। चांदी के दांत वाला पावड़े का आदमी नहीं हो सकता। मधुरा और गुलशन पावड़े के लिए काम करते नहीं हो सकते। नीरा को पावड़े ने नहीं मारा, मतलब कि कोई और भी है इस मामले में शामिल। उसे ढूंढे बिना बात नहीं बनेगी। पर ये जो भी है हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तुम पर हमले करा रहा है। तुम वो पेन ड्राइव लेकर मेरे पास पहुँचो। ये देखना है कि जगमोहन किस आदमी से मिला था, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर गंभीरता नज़र आ रही थी।
उसे लग रहा था जैसे अब भी कोई उस पर नज़र रखे है। देवराज चौहान ने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया और उंगलियां बटनों से खेलने लगी और मिनट भर में ही लैपटॉप की स्क्रीन पर जगमोहन की तस्वीर उभरी। ये सीसीटीवी कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई तस्वीरें थी जो कि होटल के रेस्टोरेंट में लगा था। स्क्रीन के कोने में तारीख और वक्त भी आ रहा था। देवराज चौहान ने उस तारीख का हिसाब लगाया। ये वो तारीख थी जब उसे मलेशिया गए 3 दिन हो गए थे। जब उसे मलेशिया गए 3 दिन बीते थे और जगमोहन के गायब हो जाने में 4 या 5 दिन बाकी थे। यानी कि जगमोहन ने लड़की ढूंढने का काम इसी दिन के आसपास शुरू किया था। एक टेबल पर जगमोहन और एक व्यक्ति बैठा दिख रहा था। जगमोहन का चेहरा कैमरे के सामने था। वो स्पष्ट नज़र आ रहा था। जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था उसका चेहरा साइड से नज़र आ रहा था और वो कम दिख रहा था। वो व्यक्ति कोई 50 की उम्र का लग रहा था। देवराज चौहान और सोहनलाल की नज़रें स्क्रीन पर टिकी रही। ये 8 मिनट की फुटेज थी। आखिर उस आदमी को उठते जगमोहन से हाथ मिलाते देखा गया। फिर वो पलटा तो उसका चेहरा पूरी तरह कैमरे के सामने आ गया। उसी समय सोहनलाल के होठों से निकला, ये तो नवल है, नवल देशमुख। कौन है ये? देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। तुम इसे पहचानते हो? हाँ, पहले ये दादागिरी किया करता था, अब माटुंगा में रेस्टोरेंट चलाता है, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन को नवल देशमुख से क्या काम पड़ गया? इनमें 5-7 मिनट क्या बात हुई होगी? तुम इसके रेस्टोरेंट को जानते हो? क्यों नहीं, 2-4 बार वहाँ जा भी चुका हूँ। अब रेस्टोरेंट खुला होगा। 9 ही बजे हैं। हम माटुंगा 40 मिनट में पहुँच जाएंगे, देवराज चौहान बोला। चलो चलते हैं। मैं इस फुटेज को लैपटॉप में सेव कर लूँ, 2 मिनट लगेंगे, कहकर देवराज चौहान अपने काम में लग गया। सोहनलाल के चेहरे पर सोचें नाच रही थी। वो बोला, मेरे ख्याल में जगमोहन ने इसी मामले से वास्ता रखती बात नवल देशमुख से की होगी। जगमोहन लड़की ढूंढने के काम में इस वक्त लग चुका था, वरना वो नवल जैसे से क्यों मिलेगा? इसका जवाब तो नवल ही देगा, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान ने फुटेज लैपटॉप में सेव की और लैपटॉप बंद करके जा ही रहा था कि स्क्रीन पर नज़र आती जगमोहन की फिल्म की साइड में हल्की सी चमक उठती देखी। सीसीटीवी कैमरा रेस्टोरेंट की और भी कई टेबलों को कवर कर रहा था। देवराज चौहान की निगाह उस चमक की तरफ गई तो उसकी आंखें सिकुड़ी। वो दांत की चमक थी, चांदी के दांत की चमक। जगमोहन के टेबल के पीछे की टेबल पर वही चांदी के दांत वाला व्यक्ति बैठा था। देवराज चौहान को पहचानने में देर नहीं लगी, उसका चेहरा अस्पष्ट दिख रहा था। देवराज चौहान ने कुछ बटनों को छेड़ा तो उसका चेहरा, उसकी टेबल का दृश्य काफ़ी हद तक स्पष्ट दिखा स्क्रीन पर। सोहनलाल, लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें टिकाए देवराज चौहान बोला, हूँ। ये देख चांदी के दांत वाला वो हत्यारा, ये देख चांदी के दांत वाला वो हत्यारा। सोहनलाल ने फौरन स्क्रीन पर देखा। नज़र उस व्यक्ति पर जा टिकी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, सोहनलाल ने कहा। ये तब वहीं मौजूद था जब जगमोहन नवल से मिल रहा था। ये सिर्फ इत्तेफाक ही रहा होगा। मैं इसके बारे में प्रसाद से बात करूँगा। प्रसाद कौन? उसी रेस्टोरेंट का कर्मचारी जिसने पेन ड्राइव दी है। चांदी के दांत वाला इस वक्त एक औरत से मिल रहा है। औरत या लड़की ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लड़की की पीठ है कैमरे की तरफ, दोनों बातें कर रहे हैं। लड़की ने पीछे से अपने बाल खास अंदाज में बना रखे हैं। इस अंदाज में बालों को हर लड़की नहीं बना सकती। शायद ये मेहनत का काम है। देवराज चौहान की नज़र स्क्रीन पर थी। लड़की ने कानों में कुछ लंबे झुमके डाल रखे हैं जो कि चमक मार रहे हैं। ये डायमंड के हो सकते हैं। लड़की के गले में चेन नज़र आ रही है। वो टॉप पहने हुए है क्योंकि साड़ी का पल्लू या दुपट्टा नहीं दिख रहा। टॉप के नीचे वो स्कर्ट या जीन के पैंट में होगी। मैं इस बारे में प्रसाद से बात करूँगा। ये लड़की हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सोहनलाल, देवराज चौहान होठ भींच कर बोला। क्यों? ये चांदी के दांत वाला व्यक्ति पेशेवर हत्यारा है। इससे मेरा सामना हो चुका है। ये उन लोगों में से नहीं है जो लड़कियों से वास्ता रखे। कोई भी लड़की इससे वास्ता नहीं रखेगी क्योंकि ये है ही खतरनाक। ऐसे में ऐसा इंसान रेस्टोरेंट में लड़की से मिल रहा है
इसका मतलब इनमें बहुत ही खास बातें हो रही है। ध्यान से देखो, चांदी के दांत वाला कुछ संभला सा बैठा है उस लड़की के सामने। उसका पूरा ध्यान लड़की पर है। बहुत संभल कर बोल रहा है, क्योंकि वो इस तरह का नहीं है कि किसी लड़की की परवाह करे। कौन है ये लड़की? स्क्रीन को देखता सोहनलाल बोला, इसकी उम्र 20 से 32 तक कुछ भी हो सकती है। पीछे से ऐसा ही महसूस होता है। तुम प्रसाद से कहो कि वो इसके आगे की फुटेज का भी इंतजाम करके हमें दे। जो पैसा उसे देना पड़े दो। आगे की फुटेज हमें मिलनी चाहिए। देर सवेर में ये लड़की उठी होगी तो शायद उसका चेहरा कैमरे के सामने आ गया हो। कहने के साथ देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। मैं अभी प्रसाद को फ़ोन करता हूँ, उसे ये फुटेज दिखाकर चांदी के दांत वाले के बारे में भी पूछना कि क्या वो रेस्टोरेंट में आता रहता है। पहले तो मैं उसे आगे की फुटेज के बारे में कह दूँ, सोहनलाल ने कहा और मोबाइल निकालकर प्रसाद का नंबर मिलाने लगा। इस बीच वो स्क्रीन पर नजर आ रहे चांदी के दांत वाले व्यक्ति को भी देख लेता था। लड़की बेहद शांत दिख रही है। बात करते हुए उसके हाथ नहीं हिल रहे, कंधे भी ज़्यादा नहीं हिल रहे, ना ही गर्दन। इसका मतलब वो किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। चांदी के दांत वाला ही ज़्यादा बोलता, कुछ कहता दिख रहा है। ये लड़की हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, देवराज चौहान ने पुनः कहा। तब तक सोहनलाल प्रसाद से बात करने लगा था। मिनट भर बात करने के बाद सोहनलाल फ़ोन बंद करता कह उठा, प्रसाद कल शाम तक उसके आगे की फुटेज का इंतजाम करके देगा। देवराज चौहान ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, यह लड़की जो भी है इसे शंकर पावड़े को दिखाना होगा। क्यों? सोहनलाल के होठों से निकला। दोनों की नज़रें मिली। लड़की का शंकर पावड़े से क्या मतलब? सोहनलाल ने अजीब से स्वर में कहा, उसे चांदी के दांत वाला भी दिखाऊंगा, शायद पावड़े कुछ बता सके। देवराज चौहान बोला, तुम कैसे सोच सकते हो कि पावड़े को कुछ पता होगा इन दोनों के बारे में? मेरे ख्याल में पावड़े को काफ़ी कुछ पता हो सकता है। शायद उसने मुझसे बात छिपाई है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा, चांदी के दांत वाला खुले में रहकर मुंबई में काम कर रहा है और पावड़े उससे न जाने, ये बात मुझे जच नहीं रही। मेरे ख्याल में पावड़े को बुलाकर उसे उठा ले आना होगा और सख्ती से पूछताछ करनी होगी। चलो पहले नवल देशमुख से बातें करें कि जगमोहन और उनके बीच में क्या बातें हुई थी। नवल देशमुख का रेस्टोरेंट कोई खास नहीं था, काम चलाऊ था और एक गली के भीतर था। इस वक्त रात के 10:30 बजे थे और कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। बाहरी तरफ काउंटर पर नवल देशमुख बैठा था। उसे देखते ही देवराज चौहान ने पहचान लिया कि जगमोहन इसी आदमी से मिला था। कैसे हो? सोहनलाल पास पहुंचकर देशमुख से बोला, ठीक हूँ। नवल देशमुख ने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी। यहाँ कैसे? तुमसे काम है, गली के कोने तक आओ। सोहनलाल ने कहा, मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूँ, पता है मुझे, तुमसे कुछ पूछना है। जो भी बात है यहाँ नहीं हो सकती। नवल देशमुख ने पुनः देवराज चौहान को देखा। 2 मिनट लगेंगे। सब ठीक तो है? नवल देशमुख उठते हुए संदिग्ध स्वर में कह उठा, ठीक है, कुछ बात करनी है। राज, नवल देशमुख ने आवाज़ लगाई, काउंटर संभालना। फिर वो तीनों गली के मोड़ पर आ गए। मेरा दोस्त तुमसे कुछ पूछेगा। सोहनलाल ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। नवल ने देवराज चौहान को देखा। जगमोहन से तुम क्यों मिले थे? देवराज चौहान ने पूछा। मैं किसी जगमोहन को नहीं मिला, नवल देशमुख बोला। देवराज चौहान ने उसे तारीख और रेस्टोरेंट की याद दिलाई। ओह हाँ, मुझे नहीं पता उसका नाम जगमोहन है। इस बात को तो 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं। क्या बात हुई तुम्हारे और जगमोहन के बीच? उसे कुछ जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी? वो जानना चाहता था कि शंकर पावड़े तक कैसे पहुंचा जा सकता है। नवल देशमुख बोला। तुमने उसे क्या बताया? मैंने बताया कि नीरा खोटे नाम की पावड़े की पुरानी माशुका है, जो कि आजकल डीलक्स बार में डांस का प्रोग्राम देती है। अगर उसे पटा लो तो तुम्हें शंकर पावड़े तक पहुंचा सकती है। यही बात हुई? यही। उसने बताया नहीं कि वो किस चक्कर में फंसा है। इस बारे में कोई बात नहीं हुई। वो किसके लिए काम कर रहा था, उसने नहीं बताया। हमारी सिर्फ इतनी सी बात हुई।
जब तुम उससे मिले या मिलने के बाद उसका नाम तक नहीं जानते थे। नाम अब मैंने बताया तो तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? किसने करवाई? तुम्हें कैसे पता था कि रेस्टोरेंट में बैठे उस आदमी को तुमने नीरा खोटे के बारे में बताना है या उससे जाकर मिलना है? देवराज चौहान ने पूछा। जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं, नवल देशमुख ने लापरवाही से कहा। जरूरी है सोहनलाल, नवल देशमुख बोला। तुम्हारा दोस्त अब ज़्यादा कर रहा है, जो पूछता है बता दे, सोहनलाल ने कहा। मैं बताना ठीक नहीं समझता, लेकिन इस बात का जवाब इसे ज़रूर चाहिए कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई, जबकि तुम उसका नाम भी नहीं जानते हो। तुम उस तक कैसे पहुँचे? तुम्हें कैसे पता कि वो उस रेस्टोरेंट में मिलेगा? नवल देशमुख ने नापसंदगी की नज़रों से सोहनलाल को देखा। बता दे यार, नाराज क्यों होता है? सोहनलाल ने प्यार से कहा। बताना ठीक नहीं होगा, नवल देशमुख बोला। इसमें बड़ा नाम शामिल है, मैं फंसना नहीं चाहता। तू नहीं फंसेगा, बताकर भूल जाना कि हम मिले थे, सोहनलाल ने कहा। नवल देशमुख ने गहरी नज़रों से देवराज चौहान को देखा। मामला क्या है? उसने पूछा। तुमसे मिलने वाला मेरा भाई था, उसके 4 दिन बाद वो लापता हो गया, उसे ढूंढ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। मैंने उसे नीरा खोटे के बारे में बताया था। बस? तुम्हारी और जगमोहन की मीटिंग का किसी ने इंतजाम किया था? देवराज चौहान बोला। हाँ, किसने? बता देता हूँ, पर मैं फंसना नहीं चाहता, नवल देशमुख गंभीरता से बोला। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। गजानन पाटिल का फ़ोन आया था मुझे। गजानन पाटिल? सोहनलाल बोला। ये सोनू सावंत का आदमी तो नहीं? वो ही है, नवल देशमुख ने कहा। मेरी उसकी पुरानी पहचान है, पर हम कई सालों से नहीं मिले। कभी ऐसा भी वक्त था कि हम इकट्ठे काम करते थे। आजकल सोनू सावंत का खास आदमी बन चुका है। उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि उस रेस्टोरेंट में उसने जगमोहन का हुलिया बताया, वो बैठा होगा। उसके कानों तक ये बात पहुंचानी है कि नीरा खोटे शंकर पावड़े की पुरानी माशूका है और अंधेरी के डिलक्स बार में डांस करती है इन दिनों। वो आदमी भी वहाँ इसी तरह की खबर पाने के लिए बैठा है। उसे पता है कि कोई उससे मिलने आने वाला है। मैंने ऐसा ही किया, वहाँ गया, उससे मिला और उसे बताकर आ गया। नीरा खोटे को तुम जानते थे या गजानन पाटिल ने ही उसके बारे में बताया? देवराज चौहान ने पूछा। गजानन ने ही बताया। मतलब कि तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया कि तुम नीरा के बारे में जगमोहन को बताओ। मैंने इस काम का कोई पैसा नहीं लिया, गजानन के खातिर इस मामूली काम को किया। मैंने जो किया उसमें तुम्हारे भाई की गुमशुदगी से कोई मतलब नहीं, नवल देशमुख बोला। उसके बाद गजानन का फ़ोन आया? नहीं, मैं चाहता भी नहीं कि उसका फ़ोन आए। मैंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है, मैं इसी में खुश हूँ। तुमने गजानन से नहीं पूछा कि मामला क्या है? जरूरत नहीं समझी पूछने की, उसने बताया भी नहीं। नहीं। नवल देशमुख से मिलकर देवराज चौहान और सोहनलाल पार्किंग में खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। ऐसे में लोग कम और वाहन ज़्यादा दिख रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस मामले में सोनू सावंत जैसे डॉन का वास्ता हो सकता है, देवराज चौहान बोला। अब हालात और भी गंभीर हो गए हैं, सोहनलाल ने कहा। पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या पता गजानन ने जो किया हो अपने दम पर किया हो, सोनू सावंत को पता भी न हो। सोनू सावंत का भला जगमोहन से क्या मतलब हो सकता है? जगमोहन ऐसा काम नहीं करेगा कि सोनू सावंत से मतलब पैदा हो जाए। गजानन पाटिल ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सोनू सावंत को पता न हो। तुम्हारा मतलब सोनू सावंत के इशारे पर ही ये सब हो रहा था, सोहनलाल बोला। होना तो ऐसा ही चाहिए। सोनू सावंत भला जगमोहन से क्यों वास्ता रखेगा? उसको कोई काम हो तो उसके पास आदमियों की फौज है। तो गजानन पाटिल आखिर जगमोहन से क्या चाहता था? क्यों वो नवल देशमुख का इस्तेमाल जगमोहन तक ये खबर पहुंचाने के लिए कर रहा था कि नीरा खोटे पावड़े की पुरानी माशूका है और उसे पावड़े तक पहुंचा सकती है? नवल ने कहा कि जगमोहन भी वहां बैठा किसी के आने का इंतजार कर रहा था। नवल की तरफ से गजानन ने ये मुलाकात करवाई थी, तो जगमोहन की तरफ से मुलाकात कौन करवा रहा था? देवराज चौहान ने कहा।
क्या पता जगमोहन की तरफ से भी गजानंद हो। तो फिर बीच में नवल की क्या जरूरत थी। नवल के द्वारा जो बात करनी थी गजानन ने, वो बात गजानन सीधे भी तो जगमोहन से कर सकता था। वो गजानन नहीं कोई दूसरा था जिसने जगमोहन की मुलाकात नवल से करवाई। वो कौन था? शायद वो ही हो जिसके लिए जगमोहन ने 14 साल की लड़की को ढूंढना शुरू किया था। उसी ने जगमोहन को बताया कि जुहू इलाके में उस लड़की का अपहरण शंकर पावड़े के आदमियों ने किया है। देवराज चौहान बोला, यही समझ में नहीं आ रहा कि वो इंसान कौन हो सकता है जिसके लिए जगमोहन, हमें गजानन से बात करनी होगी। देवराज चौहान कह उठा, ये आसान नहीं। सोहनलाल ने इनकार में सिर हिलाया। गजानन भूखे भेड़िए की तरह है, मुंबई के डॉन का खास आदमी है। तुम उससे बात नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें मिलने वाला नहीं। मिलना तो होगा ही, इसमें खतरा बढ़ जाएगा। कहीं तुम में और सोनू सावंत में ठंड न जाए। आज मुंबई में सोनू सावंत की ताकत की तूती बोलती है, पावड़े भी उसके सामने बच्चा है। तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये जगमोहन का सवाल है सोहनलाल। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। मुझे पता चलना चाहिए कि जगमोहन के साथ क्या हो चुका है। वो जिंदा भी है या नीरा की तरह मार दिया गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहोगे करूँगा, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। गजानन का इस मामले में दखल देना सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि आखिर चल क्या रहा था। जगमोहन किस तरह के चक्रव्यूह में गिर गया था। एक तरफ पावड़े, दूसरी तरफ गजानन जैसा इंसान। लगता है अनजाने में जगमोहन ने खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। क्या पता गजानन के लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हों। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वे पार्किंग में आ पहुँचे। इस बारे में मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम पता करो कि गजानन कहाँ मिल सकता है। पता करूं? सोहनलाल ने चिंतित भाव में अंधेरे में ही देवराज चौहान को देखा। हाँ करो। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। सोनू सावंत से पंगा खड़ा हो सकता है। मुझे जगमोहन की खबर चाहिए। ऐसे में अगर वो डॉन मेरे रास्ते में आता है तो मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं। तुम गजानन के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हो? करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सोहनलाल अंधेरे में सिर हिलाकर रह गया। तुम अपनी कार ले जाओ, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। देवराज चौहान बोला, सतर्क रहना, कुछ लोग तुम्हारी जान ले लेना चाहते हैं, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने हाथ मिलाया और पार्किंग से बाहर आ गया। उसकी सतर्क निगाह हर तरफ जा रही थी। खास तौर पर वो सड़क पर जाने वाली मोटरसाइकिल को देख रहा था। कोई संदिग्ध नहीं दिखा। उसने फ़ोन निकाला और शंकर पावड़े का नंबर मिलाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई, जाती रही। कई बेल जाने के बाद कॉल रिसीव की गई। हेलो, पावड़े का नशे से भरा स्वर कानों में पड़ा। पावड़े, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। देवराज चौहान। उधर से पावड़े ने गहरी सांस ली। तुमसे मिलना है, जरूरी है। पागल हो क्या? मैंने दिन में ही कह दिया था कि दोबारा नहीं आ सकूँगा। जरूरी काम है, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बता नहीं सकता, जब देखोगे तब ही समझोगे। सॉरी, मैं नहीं मिल सकता तुमसे, पावड़े ने तेज स्वर में कहा। 5 मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए? हाँ, तुम्हें कुछ दिखाना है। बात लंबी नहीं चलेगी, आए और गए वाली बात होगी। मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि इस तरह पावड़े को बार बार, दोबारा नहीं, सिर्फ एक बार, 5 मिनट के लिए। उधर से पावड़े के गहरी सांस लेने की आवाज़ें आती रही। दोबारा कभी नहीं तुम्हारे बुलाए पर आऊँगा, पावड़े की आवाज़ आई। मंजूर, तुम फिर कभी मुझे आने को कहोगे भी नहीं, प्रॉमिस। देवराज चौहान बेहद शांत था। फिर भी इस वक्त तो मैं आ नहीं सकता, आज मैंने ज़्यादा पी ली है। उधर से पावड़े ने कहा, कल सुबह ठीक है, 9 बजे मिलूँगा। 9 का मतलब 9, मुझे बहुत काम करने हैं। आज का दिन भी तुम्हारी वजह से खराब हो गया और तुम्हें सुबह सिर्फ 5 मिनट ही दूंगा। तुम सुबह 9 बजे बांद्रा वेस्ट के रेड चिली रेस्टोरेंट में आ जाना। तुमसे मिलकर मुझे फ़ौरन वापस पहुंचना होगा, क्योंकि 9:40 पर मेरे बॉडीगार्ड आएंगे। मैंने उन्हें कह रखा है कि 10 बजे यहाँ से निकलना है। समझ गए तुम?
मैं ठीक 9 बजे तुम्हें बांद्रा वेस्ट के रेड चिली रेस्टोरेंट में मिलूँगा। देवराज चौहान बोला, रोज़ रोज़ मैं इस तरह बाहर नहीं आ सकता। मुझे अकेला देखकर मेरे दुश्मन मुझे मार देंगे। मैं खतरा नहीं उठा सकता। तुम्हें मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। कल के बाद अगर दोबारा इस तरह मुझे बुलाया तो मेरे बदले मेरे आदमी तुमसे मिलने आएंगे। इससे ज़्यादा तुम्हारा लिहाज नहीं कर सकता। मेरी बात मानने का शुक्रिया पावड़े, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। फोन बंद किया और जेब में रखकर टैक्सी की तलाश में नजरें घुमाई तो सामने ही टैक्सी खड़ी मिल गई। देवराज चौहान तुरंत आगे बढ़ा और टैक्सी में बैठते हुए बताया कि कहाँ जाना है। टैक्सी आगे बढ़ गई। देवराज चौहान की सोचें गजानंद पाटिल की तरफ मुड़ गई। गजानंद सोनू सावंत जैसे डॉन का खास आदमी था और उसका वास्ता जगमोहन से स्थापित हो चुका था। इस मामले में उसी के कहने पर नवल देशमुख जगमोहन से मिला और नीरा खोटे के बारे में बताया कि वो पावड़े की पुरानी माशूका रह चुकी है। इसका मतलब गजानंद पाटिल इस मामले के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। गजानंद उसे बता सकता है कि जगमोहन किस चक्कर में था और अब वो कहाँ है, या उसके बारे में कोई जानकारी दे सकता था। गजानंद को इस बारे में काफ़ी कुछ पता है, परंतु सोहनलाल ठीक कहता है कि गजानंद से मिल पाना आसान नहीं, लेकिन उससे मिलने का रास्ता निकालना होगा। गजानंद से मुलाकात जरूरी हो गई है। जगमोहन की खबर पाने में देर होती जा रही थी। पता नहीं जगमोहन ठीक हाल में भी था या नहीं, वो सलामत भी है या नहीं। गजानंद सोनू सावंत का आदमी था। देवराज चौहान ना तो कभी सोनू सावंत से मिला था, ना उसे देखा था। बस यही जानता था कि वो मुंबई का डॉन है। ऐसा कोई उसकी नज़र में नहीं था जो सोनू सावंत से उसकी बात करा सके। सोनू सावंत द्वारा वो गजानंद से आसानी से बात कर सकता था। क्या पता इस मामले में सोनू सावंत का वास्ता हो, कुछ भी हो सकता था। हालात जरा भी स्पष्ट नहीं थे, पर गजानंद पाटिल के बारे में जानकर उसे आशा बंधी थी कि वो उस मामले की जानकारी रखता था। उससे उसे काफ़ी कुछ पता चल सकता है। सवाल था कि उससे कैसे बात की जाए। उधर शंकर पावड़े ने उससे कुछ छिपाया है, इस बात का एहसास देवराज चौहान को हो गया था। पावड़े ने मामला स्पष्ट तौर पर उसे नहीं बताया था। धीरे धीरे अब देवराज चौहान को ये लगने लगा था उससे फौरन मिलने आ जाना अपनी सफाई देने जैसा था, वरना पावड़े जैसा इंसान उससे अकेला मिलने क्यों आता। अब दोबारा भी उससे मिलने को तैयार हो गया था। बीच में कुछ बात तो है, देवराज चौहान ने सोचा। उसने ये तय कर लिया था कि कल सुबह जब पावड़े उससे मिलने बांद्रा के रेस्टोरेंट में आएगा तो उसे अपने कब्जे में लेकर किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा और उसे सख्ती से जगमोहन के बारे में पूछेगा। देवराज चौहान को उलझन हो रही थी कि अब तक जगमोहन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, परंतु अब आशा थी कि गजानंद से काफ़ी कुछ मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान इन्हीं सोचों में उलझा रहा। फिर चांदी के दांत वाले का ध्यान आ गया कि उस दिन वो किस लड़की से मिल रहा था। कौन थी वो लड़की कि चांदी के दांत वाले का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित था। यकीनन वो कोई खास होनी चाहिए। सोहनलाल सीसीटीवी की आगे की फुटेज लाएगा तो शायद तब उसमें उस लड़की का चेहरा स्पष्ट दिख सके, जब वो खड़ी हो या पलटे। टैक्सी किसी ब्रेकर पर उछली तो देवराज चौहान सोचे से बाहर निकला। बाहर देखने लगा। अगले ही पल चूका। ये रास्ता उसके बंगले को नहीं जाता था। टैक्सी गलत रास्ते पर जा रही थी। तुमने कौन सा रास्ता पकड़ लिया? मैंने तुम्हें इस तरफ जाने को नहीं कहा था, देवराज चौहान बोला, परंतु टैक्सी आगे बढ़ती गई। देवराज चौहान को खतरे का एहसास हुआ और उसने फौरन रिवॉल्वर निकालकर ड्राइवर की गर्दन से लगा दी। टैक्सी रोको। ड्राइवर ने टैक्सी को सड़क के किनारे किया और रोक दिया। कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे थे? देवराज चौहान ने दांत पींचकर पूछा। रिवॉल्वर अभी भी गर्दन से लगी थी। एकाएक ड्राइवर अपनी सीट से कुछ ऊपर हुआ और पीछे बैठे देवराज चौहान पर झपट पड़ा। देवराज चौहान को सिर्फ चांदी वाले दांत की चमक ही नजर आ पाई। वो आधे से ज़्यादा देवराज चौहान के ऊपर आ गिरा। अचानक हुए इस हमले की आशा नहीं थी देवराज चौहान को कि वो टैक्सी के भीतर इस तरह की हरकत कर सकता है। देवराज चौहान के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर टैक्सी के भीतर ही जा गिरी। देवराज चौहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
तभी उसका स्टील का गुस्सा देवराज चौहान के चेहरे पर पड़ा। देवराज चौहान के होठों से छोटी सी चीख निकली। उसने ऊपर बिछे उस व्यक्ति को दूर हटाना चाहा, परंतु सफल नहीं हो सका। टैक्सी में इतनी जगह नहीं थी कि अपने बचाव में कुछ कर सके। देवराज चौहान ने उसका स्टील वाला गुस्सा पुनः ऊपर उठते देखा। वो फिर गुस्सा मारने वाला था। देवराज चौहान ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। इसके साथ ही दूसरा हाथ बढ़ाकर उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला कि बाहर निकल सके, लेकिन देवराज चौहान उसकी कलाई पकड़े ना रह सका। उसमें ज़बरदस्त ताकत थी। साधारण से झटके के साथ उसने अपनी कलाई घुमाई और गुस्सा चला दिया। इस बार स्टील का गुस्सा देवराज चौहान के कंधे पर पड़ा। कंधे पर से पीड़ा की तीव्र तेज लहर उठी। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली और पूरी ताकत लगाकर खुद को उसने नीचे से निकाला और टैक्सी के खुले दरवाजे से बाहर गिरता चला गया। गिरते ही देवराज चौहान तुरंत संभला और उठ खड़ा हुआ। पास ही चलती सड़क थी। वाहन सड़क पर से निकल रहे थे। रात के 12 बज चुके थे। रात के 12 का वक्त हो चुका था। पीछे रिहायशी इलाका था। देवराज चौहान की खुखार नज़रें टैक्सी पर थी। अंधेरे में नहीं दिख रहा था कि भीतर वो क्या कर रहा है। 20 सेकंड ही बीते थे कि वो सूखा पतला लंबा व्यक्ति बाहर निकल आया। उसके आगे का चांदी वाला दांत चमक रहा था। रात के इस अंधेरे में वो बहुत खतरनाक लग रहा था। देवराज चौहान 3-4 कदम पीछे हट गया। नजरें उस पर टिकी रही। वो जानता था कि ये वक्त मुकाबले का है। चांदी के दांत वाले ने अपना स्टील का गुस्सा हवा में लहराया और देवराज चौहान पर झपटा। देवराज चौहान फुर्ती से झुका और अपना सिर उसके पेट पर दे मारा। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया, परंतु देवराज चौहान को ऐसा नहीं लगा कि उसके सिर की चोट का उस पर कोई असर हुआ। अगले ही पल वो पुनः देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने उस पर छलांग लगा दी और जोरदार गुस्सा उसकी छाती पर मारा। इधर चांदी के दांत वाले ने उसे बाहों में बींच लिया। देवराज चौहान ने खुद को आज़ाद करवाना चाहा, परंतु उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। देवराज चौहान को उसी पल एहसास हो गया कि वो काफ़ी ताकत रखता है। वो मजबूत इंसान है। ताकत से उसे नहीं जीता जा सकता। वो बाहों के शिकंजे में देवराज चौहान का शरीर कसता जा रहा था। उसी पल देवराज चौहान ने अपना घुटना उसकी टांगों के बीच मारा। इस प्रहार से वो छटपटाकर पीछे हटा। देवराज चौहान को छोड़ दिया। देवराज चौहान छिटककर पीछे हटता चला गया। वो हाथ से अपनी टांगों के बीच के हिस्से को मसल रहा था जहां प्रहार हुआ था। तुम किसके लिए काम करते हो? देवराज चौहान ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसने तुम्हें मुझे मारने को कहा है? देवराज चौहान पुनः बोला। वो अपनी टांगों के बीच के हिस्से को छोड़कर देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। एकाएक देवराज चौहान पलटा और पीछे रिहायशी इलाके की तरफ दौड़ पड़ा। 100 कदम की दूरी पर उस इलाके में गली थी और वो पूरी तरह अंधेरे में भरी थी। देवराज चौहान ने गली में प्रवेश किया और गहरे अंधेरे में एक दीवार के साथ अकड़ू होकर नीचे बैठ गया। निगाह गली के बाहर की तरफ थी। अगले ही क्षण उसे गली में प्रवेश करते देखा। पीछे सड़क पर जाते वाहनों की रोशनी में उसका आकार प्रकार स्पष्ट नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने उसके बाएं हाथ में रिवॉल्वर थमी देखी। वो सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। देवराज चौहान समझ गया कि वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो भागने वालों में से नहीं है। देवराज चौहान अपनी जगह दुबका रहा। वो सतर्कता से कदम उठाते पास आता जा रहा था। उसकी निगाह हर तरफ घूम रही थी। गली में 2 कारें खड़ी थी जो अंधेरे में डूबी थी। कोई भी गली में मौजूद नहीं था। यदाकदा चांदी के दांत वाले के कदमों की आहट कानों में पड़ जाती थी, या फिर सड़क पर जाते वाहनों की कभी कभार हॉर्न की आवाज़ें। देवराज चौहान की एकटक निगाह उस पर थी। ये खतरे का वक्त था। वो भाप भी सकता था कि वो यहाँ दुबका हुआ है, नहीं भी भाप सकता था। कुछ भी हो सकता था आने वाले वक्त में। एक एक पल देवराज चौहान पर भारी पड़ रहा था। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।